नमस्कार। आप सबों का फिर से स्वागत है प्लेनेट एक्स पर। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें ताकि हमारे वीडियोस की रीच बढ़ सके। तो अब शुरू करते हैं। आज का जो विषय है ये इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी, फ्यूचर के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि जो है सब्जेक्ट है ये। क्योंकि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ेगी, आपको ह्यूज क्वांटम ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हर तरह की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल एनर्जी, मतलब कि जो है आपको जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है हमारे फ्यूचर लाइफ में। तो इलेक्ट्रिसिटी को फुलफिल करने के लिए हमारे पास सोर्सेज हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जो कोयले को जला के बनाते हैं, देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं जो कि नदियों पर बनाए जाते हैं और पानी से बिजली बनाया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें विंड और सोलर इंपॉर्टेंट है। इनसे हम बिजली तैयार करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और एक और है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल होता है, यूरेनियम, और उससे भी बिजली बनाई जाती है। लेकिन अभी अपने देश में एट प्रेजेंट जो है इसकी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वेरी लेस, हार्डली 7-8,000 मेगावाट बिजली है। आगे आने वाले भविष्य में जैसा हम जानते हैं कि पॉल्यूशन और अदर इश्यूज की वजह से फॉसिल फ्यूल्स को धीरे धीरे डिस्कार्ड किया जा रहा है। धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि इनको हम अपनी एनर्जी मिक्स से जो है किस तरह से इनको हटाएं और रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड पर जाएं। लेकिन सोलर एंड विंड के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है हमेशा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सन साइन यदि है अच्छी, बिजली बनेगी। यदि क्लाउडी हो गया, बारिश होने लगी तो बिजली नहीं बनेगी। विंड में भी है, विंड हवा जब चल रही है तो बिजली बनेगी, नहीं बनेगी तो रुक जाएगी। सो अनसर्टेनिटी फैक्टर ऑलवेज रहता है। सो यू ऑलवेज नीड एक वैसा सोर्स आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का होना चाहिए जो कि आपके ग्रिड को स्टेबलाइज कर सके। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कुछ पुश दे सकते हैं पीक आवर्स में या कुछ ऐसे टाइम में, कुछ एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। जिस समय वो जनरेट कर रहा है तो आप कन्वेंशनल पावर प्लांट में थोड़े कम जनरेट करेंगे ताकि सेव द कंजर्व द एनर्जी, फ्यूल एंड एवरीथिंग। लेकिन जब वो बंद हो, उधर से रिन्यूएबल एनर्जी का आना बंद हो जाए, जैसे सनशाइन खत्म हो जाए, चाहे हवा रुक जाए, तो वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा करके जो है ग्रिड को स्टेबलाइज कर सके। तो यदि आप इसमें देखें तो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो हैं वो भी लिमिटेड आपके यहाँ देश में है, क्योंकि आपका ज्योग्राफी ऐसा है कि पहाड़ी इलाकों में ही वो बन सकते हैं, प्लेन इलाकों में बन नहीं सकते। और हमने कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस्तेमाल भी नहीं किया है पूरी तरह से। अरुणाचल प्रदेश वगैरह एरिया में या नॉर्थ ईस्ट में आजकल किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। लेकिन फ्यूचर जो है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचेंगे तो वो अल्टीमेटली जो है न्यूक्लियर प्लांट्स ही आता है, क्योंकि हाइडल भी हैज ऑल्सो गॉट ए लिमिटेशन। सारी नदियों को आप टैप कर लेंगे, फिर कहाँ से क्या करेंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है आपके फ्यूचर की एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए जो है बहुत इसेंशियल चीज है। भारत के एक बड़े प्रसिद्ध फिजिसिस्ट जो है डॉक्टर होमी भाभा, उन्होंने 1950 के दशक में उन्होंने प्लान बनाया था भारत के लिए, ब्लूप्रिंट बनाया था कि कैसे भारत न्यूक्लियर एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट हो सके फ्यूचर में, और लंबे समय तक, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक आप अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को जो है न्यूक्लियर से पूरा कर सकें। ये उनका एक प्रोग्राम था और इसी को कहते हैं भारत का
3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, और आज टॉपिक का डिस्कशन का टॉपिक यही है, भारत के 3 चरणों का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। तो आइए बहुत सिंपल उसमें समझते हैं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है और कैसे ये काम करेगा। भारत अनफॉर्चुनेटली दुनिया का हार्डली 1 या 2% यूरेनियम रिजर्व भारत में है, बहुत कम। वी आर एनर्जी डिफिशिएंट, फॉसिल फ्यूल हमारे डिफिशियंसी है और साथ साथ जो है यूरेनियम की भी है। हो सकता है अब धीरे धीरे और माइंस खोजेगा जा रहे हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है। आंध्र प्रदेश पहले सिर्फ जादूगुड़ा झारखंड में था यूरेनियम के माइंस, देन आंध्र प्रदेश में मिला है। आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ सालों से जो है चल रहा है, और शायद राजस्थान में भी मतलब कि जो मिलने के चांसेस है। लेकिन जो हमारे नेचुरल ये यूरेनियम के डिपॉजिट्स जो हैं हमारे देश में जो पाए गए हैं, उनमें भी यूरेनियम की कंसंट्रेशन जो है बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक रशिया, यूक्रेन और या अदर कजाकिस्तान वगैरह में जो है उनके यहाँ कंसंट्रेशन हाई है, अपने यहाँ कंसंट्रेशन बहुत लो है। तो इसलिए जो है हमें यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है इन देशों से। थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ यूरेनियम हम इंपोर्ट करते हैं अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाने के लिए एट प्रेजेंट। लेकिन भारत के अंदर में एक ऐसा मटेरियल है जिसको इस्तेमाल करके अगले कई शताब्दियों तक जो है आप न्यूक्लियर एनर्जी में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और ये सफिशिएंट होगा कई शताब्दियों तक आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। और वो मटेरियल है आपका थोरियम। थोरियम जो है सॉदर्न हमारे स्टेट्स जो हैं केरला वगैरह, कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह की इधर के जो सैंड्स हैं समुद्र किनारे बीचेज पर जो है मोनाजाइट जिसको बोलते हैं, मोनाजाइट सैंड्स में जो है ह्यूज क्वांटम ऑफ थोरियम उससे निकाला जा सकता है। हालांकि थोरियम इटसेल्फ डायरेक्टली जो है वो फिजाइल मटेरियल नहीं है यूरेनियम जैसा, इट इज नॉट फिजाइल, लेकिन 3 स्टेज प्रोग्राम में उसको फिजाइल बनाया जा सकता है और फिर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ थोरियम रिजर्व में जो है, थोरियम डिपॉजिट्स में जो है थोरियम की यूरेनियम डिपॉजिट्स में यूरेनियम कंसंट्रेशन इज वेरी लेस। वेरी लेस का मतलब है जो उसमें फिजाइल पार्ट है यूरेनियम 235 वो बहुत कम है। यूरेनियम 238 तो है ही, लेकिन वो फिजाइल नहीं है। यूरेनियम 238 को रिएक्टर में डाल करके जो फिजन रिएक्शन नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है वो वर्चुअली एज ए वेस्ट अभी तक हम लोग मानते रहे हैं। लेकिन 3 स्टेज परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में जो है आप उसका देखेंगे क्या कमाल करता है, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप समझेंगे कि जो यूजलेस मटेरियल हमारे यहाँ था वो कैसे इस्तेमाल करने का, और आज से नहीं, आज से 60-70 साल पहले डॉक्टर होमी भाभा ने इसको विजुलाइज किया था, और दुनिया आज रियलाइज कर रही कि यस, ही वाज क्वाइट ए जीनियस पर्सन। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे वेरी सून विथ अस इन द 60s। जो है एक प्लेन क्रैश में जो है स्विट्जरलैंड में जो है उनकी डेथ हो गई। ऑल्दो लॉट ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरीज आर आल्सो बिहाइंड दिस, और कुछ हद तक सच्चाई भी लगती है उसमें, लेकिन एनीवे वो बीत गई, बात गई। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये 3 चरणों का हमारा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम काम करेगा। हमारे थोरियम, हमारी यूरेनियम रिजर्व्स में जो है जो यूरेनियम 235 होता है बहुत कम, थोड़ी संख्या में, बहुत मैंने उसकी कंसंट्रेशन कम्युनिटी है 0.3%, 0.5%, 0.6%, इतने ही के आसपास रहता है। रेस्ट जो है उसमें जो है ज्यादा जो है यूरेनियम 238 रहता है। तो हमारे परमाणु ऊर्जा जो हमारे इनिशियल जो हमारे रिएक्टर्स जो बने हुए हैं, जो कि 70s से शुरू हुए थे। 70s में जो है कोटा राजस्थान में जो है कनाडा के सहयोग से कांडू टाइप रिएक्टर बनाया गया था, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, जिसमें नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा था। माने यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों का जो नेचुरल से आता है उसको थोड़ा प्योरीफाई करके मिक्स करके उसी को एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाना था। और इसमें कूलेंट जो है हेवी वाटर, नॉट लाइट वाटर, हेवी वाटर, इसलिए इसका नाम PHWR बोलते हैं, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। और उससे जो है मतलब कि जो है यूरेनियम 235 जो उसके अंदर में जितना है वो उसमें फिजन होता है और उससे एनर्जी पैदा होती है। लेकिन यहीं पर कैच है,
उस उसके साथ यूरेनियम 35 साथ जो यूरेनियम 238 है उसका क्या होता है, क्योंकि वो भी तो मिक्स है उस फ्यूल में, उस फ्यूल मिक्स है, तो उस यूरेनियम 35 को U35 जो भी फिजन होता है तो उससे जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स जो है जाके हिट करते हैं उस यूरेनियम 238 को, और एक प्रोसेस जिसको ट्रांसम्यूटेशन हम बोलते हैं, उस ट्रांसम्यूटेशन में जो है कोई एटम जो है, हेवी मेटल एटम जो है, वो यदि कोई न्यूट्रॉन उसको हिट करता है या न्यूट्रॉन उसके पास था, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी एटॉमिक नंबर उसका बढ़ करके हो जाता है 239, 238 से हो गया 239। तो जो यूरेनियम 235 है वो तो फिजन हो करके जो है क्रिप्टन और बेरियम जो है बना रहा है और एनर्जी बना रहा है, लेकिन उसके बाई प्रोडक्ट रूप में अलग न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं हर एटम फोड़ने पर। वो न्यूट्रॉन्स फर्दर जाकर के जो है यूरेनियम 235 के एटम को जो ब्रेक करते हैं, लेकिन कुछ एटम्स न्यूट्रॉन्स जो उसके जो है वो जाकर के जो है हिट करते हैं किसको, यूरेनियम 238 को, और वो ट्रांसम्यूटेशन के प्रोसेस के से जो है वो प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट होता है। 238 एटॉमिक नंबर के बाद इसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया जाए इट विल बिकम 239, और 239 होता है प्लूटोनियम। तो अब जब आपका फ्यूल पूरा बर्न हो गया, जो एनर्जी निकल गई, खत्म हो गई, तो उसको आपका जो स्पेंट फ्यूल बचा हुआ है उसके अंदर क्या है, प्लूटोनियम 239, और आप उसको जो है रिप्रोसेसिंग प्लांट में ले जाएंगे, आप जो है रिप्रोसेसिंग करके जो है आप प्लूटोनियम 239 उससे निकालेंगे, बिकॉज प्लूटोनियम 239 इज फिजाइल, माइंड इट, प्लूटोनियम 239 जो है फिजाइल होता है। अब आता है कि ये फर्स्ट स्टेज हमारा हो गया, जिसमें नेचुरल यूरेनियम को हमने इस्तेमाल किया प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर PHWR के अंदर में जो है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की, और स्पेंट फ्यूल को रिप्रोसेस करके जो है हमने निकाला उससे प्लूटोनियम। अब प्लूटोनियम हमारे पास आ गया, अब नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज जो है होते हैं उसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। हालांकि थर्ड वाला भी फास्ट ब्रीडर हो सकता है और है भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट फर्स्ट सेकेंड स्टेज इज मोस्ट क्रूशियल, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यहां पर हम जो पहले स्टेज से प्लूटोनियम मिला था उसको हम लेते हैं और साथ में जो यूरेनियम 238 जो फिजाइल नहीं है उसको भी मिक्स करते हैं और एक ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड फ्यूल बनाते हैं। जो फर्स्ट स्टेज का प्लूटोनियम और जो माइन से हमारा यूरेनियम 238 आता है जो फिजाइल नहीं होता, उसको हम मिक्स करते हैं और एक बनाते हैं, उसका कोर बनाते हैं, फ्यूल कोर बनाते हैं, उसको फिट करते हैं, और उस कोर के अराउंड जो है एक ब्लैंकेट बनाते हैं एक दूसरा मटेरियल का। जैसे कोर है, एक सिलेंड्रिकल कोर है, उसकी तरफ इतना थिक मटेरियल जो है हमने बिठा दिया, एक ब्लैंकेट जैसा जो है नए मटेरियल का। वो मटेरियल क्या है, दैट मटेरियल इज नथिंग बट थोरियम, जो कि आपके मोनाजाइट सैंड से जो है एक्सट्रैक्ट आप करके जो है तैयार करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड के जो दुनिया के थोरियम रिजर्व्स का 25% डिपॉजिट जो है वो इंडिया में है, 25% यूज। तो सेकेंड स्टेज में हम उस थोरियम को जो है एज ए ब्लैंकेट इस्तेमाल करते हैं, अंदर में जो है प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238 का एक मिक्स ऑक्साइड फ्यूल का कोर तैयार करते हैं। चूंकि प्लूटोनियम 239 जो है वो फिजाइल है, हम वहां फिजन स्टार्ट करते हैं उसके अंदर में और एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी पैदा होती है साथ साथ 238 जो उसके साथ मिक्स्ड है, जो फर्स्ट स्टेज में आपने देखा था, उस 238 में अगेन ट्रांसम्यूटेशन होगा और वो 239 प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट होगा। और जब उस स्पेंट फ्यूल का प्रोसेस करेंगे तो मालूम होगा कि जितना प्लूटोनियम 239 आपने उसमें खर्च किया था शुरू में, फर्स्ट स्टेज से लाके डाला था, उससे ज्यादा प्लूटोनियम 239 आपको जो है निकल रहा है, बाहर हो रहा है ना कमाल की बात कि जितना आप प्लूटोनियम उसमें डाले थे उसको, उस फ्यूजन को चलाने के लिए, उससे ज्यादा प्लूटोनियम आपको ये बाहर आउटपुट में दे रहा है। जब फ्यूल खत्म हो जाता है और स्पेंट फ्यूल का प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें से प्लूटोनियम, ज्यादा क्वांटिटी में प्लूटोनियम आपको मिल रहा है। अब इसका क्या करेंगे अभी देखेंगे थोड़ी देर में।
और साइड में जो हमने थोरियम का जो है ब्लैंकेट बनाया था उसमें भी न्यूट्रॉन्स जाके हिट करेंगे और ट्रांसम्यूटेशन होगा। थोरियम का जो है एटॉमिक नंबर क्या है 232 और ट्रांसम्यूटेशन होगा एक एक जो आपके जो है न्यूट्रॉन्स जो जाके उसमें हिट करेंगे, उसका एटॉम जो है उसको एब्जॉर्ब करके ट्रांसम्यूटेशन के थ्रू क्या बनेगा यूरेनियम 233। और फॉर्चुनेटली यही गेम है, और फॉर्चुनेटली जो है यूरेनियम 233 इज ए फिजाइल मटेरियल, मतलब इसको आप रिएक्टर में के अंदर में फिजन रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने वर्चुअली एक नॉन फिजाइल मटेरियल जो था उसको एक फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर लिया इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर में है। और ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है आपका इंडिया में जो है भारत में कलपक्कम में जो है एक 500 मेगावाट का जो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो PFWR इसको बोलते हैं, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR, ये अभी तैयार हो रहा है। इसमें फ्यूल लोडिंग और हो गई है, सिंक्रोनाइजेशन वगैरह या उस फाइनल टेस्टिंग के फेज में है। हो सकता है कि अगले 6-8 महीने में चालू हो जाए। तो सेकेंड स्टेज आप कंप्लीशन करने के नजदीक पहुंच गए हैं। सेकेंड स्टेज में आपको जितना आप फर्स्ट स्टेज का प्लूटोनियम इस्तेमाल करेंगे उससे ज्यादा आपको ये प्लूटोनियम पैदा करके देगा। और जो आपने जो है चारों तरफ जो ब्लैंकेट जो लगाया था थोरियम का, वो थोरियम जो है आपको जो है यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होकर के जो है आपको जो है एक फिजाइल मटेरियल दे रहा है। अब इस यूरेनियम 233 को इस्तेमाल करना है थर्ड स्टेज में, लेकिन वो हमारे आज के रिएक्टर जो हैं वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूरेनियम 233 के जो है थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं, उसके लिए कुछ अलग व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो एक सोचा जा रहा है जो सेकंड स्टेज का रिएक्टर है उसके बारे में बता दूं कि उसमें जो फर्स्ट स्टेज में आपको कूलेंट क्या है हेवी वाटर, बट सेकेंड स्टेज में हेवी वाटर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है। इसके अंदर में इट इज कॉल्ड मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर। इसमें लिक्विड सोडियम जो है इस्तेमाल किया जाता है एज ए कूलेंट। वो हीटअप होता है और वो जाता है कि हीट एक्सचेंजर में, वहां वो हीट ट्रांसफर करता है पानी को, पानी वहां बॉयल होता है और उस बॉयल स्टीम से जो टरबाइन चलती है बिजली बनती है। तो ये सेकंड स्टेज में कूलेंट जो है आपका हो गया मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर जिसको बोलते हैं। इसमें हो गया आपको लिक्विड सोडियम, मोल्टेन सोडियम। और फर्स्ट स्टेज में था हेवी वाटर। थर्ड स्टेज जो है उसमें अभी इसका डिजाइन बना नहीं है। सच्चाई यही है कि इसके डिजाइन बनाने अभी कुछ साल और लग सकते हैं। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक है एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर, एडवांस प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, जो फर्स्ट स्टेज जैसा ही देखने में लगेगा लेकिन काफी डिफरेंट होगा, या सेकेंड स्टेज जैसा ही इसमें मोल्टेन सॉल्ट शायद इस्तेमाल हो, क्योंकि नॉर्मल जो फर्स्ट स्टेज वाला यूरेनियम वाला जो आपका है वैसा ये नहीं है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। इसमें हीट कंपोनेंट्स जो अलग निकलेंगे और न्यूट्रॉन्स जो आएंगे उनको ये करना है स्लो डाउन करने के लिए, या उनका इस्तेमाल जो है आपको फर्दर। और थर्ड स्टेज में जो है आप जो यूरेनियम 233 को जब ये करेंगे फिजाइल करेंगे तो इसके अराउंड भी आप ब्लैंकेट थोरियम का लगा सकते हैं। इसके अराउंड भी जो है थोरियम का ब्लैंकेट होगा और जितना यूरेनियम 233 इसमें कंज्यूम होगा सेकेंड स्टेज से निकल कर जो आएगा उतना, उससे ज्यादा ये खुद भी थोरियम से मतलब कन्वर्ट करेगा यूरेनियम 233 में। तो है ना मजेदार चीज। फर्स्ट स्टेज में जितना प्लूटोनियम डाला उससे ज्यादा आपको प्लूटोनियम मिला, और अपार्ट फ्रॉम दैट थोरियम कन्वर्ट हुआ आपका यूरेनियम 233। और थर्ड स्टेज में भी कमाल का हो रहा है। जो यूरेनियम 233 फर्स्ट सेकेंड स्टेज से आया उसको आपने कोर में इस्तेमाल किया, उसके अराउंड जो है आपने ये लगा दिए, क्या कहते हैं, ब्लैंकेट लगा दिया थोरियम का। अब जितना यूरेनियम 233 में कंज्यूम हो रहा है कोर में जो है रिएक्शन में जो है,
उससे ज्यादा आपको ब्लैंकेट जब प्रोसेस करके ब्लैंकेट जब आप खत्म हो जाएगा फ्यूल तो ब्लैंकेट को जो आप निकालेंगे प्रोसेस करेंगे उसमें ज्यादा यूरेनियम 233 आपको मिलेगा। तो बड़ी ही मतलब कि जो है मैंने एक अजीब तरह की जितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है उससे ज्यादा फ्यूल एक पैदा कर रहा है। और यही है हमारा 3 स्टेज का जो है कार्यक्रम। अभी हम सेकेंड स्टेज को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी इसके साथ इन्वॉल्व है। वो अब कंप्लीट होने वाला है, मे बी कि विद इन ईयर वो चालू हो जाए। ये पिछले 20 सालों से प्रोजेक्ट चल रहा है। हालांकि हम एक फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो है 40 मेगावाट का जो है वहीं पर जो है मैंने कलपक्कम में ही जो है चला रहे हैं। ऑलरेडी वो चल रहा है पिछले 40 साल से और हमने उसी के एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद जो है ये बनाना शुरू किया प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट का। और इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आई, खैर उनको किस तरह से ओवरकम किया गया और नाउ वी हैव रीच्ड अप टू अ स्टेज वेयर वी कैन कमीशन दिस रिएक्टर इन नेक्स्ट 1 ईयर। और इसमें जो एक्सपीरियंस गेन होगा, कोई प्रॉब्लम्स आएगी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, तब रेगुलर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनने शुरू हो जाएंगे। माइंड इट, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स नहीं है। दुनिया में अभी तक एक ही ऑपरेशनल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो रसिया में चल रहा है 600 मेगावाट का, ओनली वन। अमेरिका ने कोशिश किया, उन्होंने छोड़ दिया। चाइना भी कोशिश कर रहा है, वो भी नहीं कुछ कर पाए हैं। यूरोप ने भी कोशिश करके छोड़ दिया। ओनली वन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो चल रहा है पिछले 25-30 सालों से जो है वो है रशिया में। वो सिर्फ एक, उन्होंने भी दूसरा नहीं बनाया क्योंकि उनके पास नेचुरल यूरेनियम बहुत है, तो उनको इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी या इस समझ जाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के पास भी यूरेनियम है या उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, यूरेनियम खरीद लेते हैं दुनिया से आराम से, तो कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारी तो मजबूरी है कि आपके पास आसान काम नहीं है, तो अब क्या होगा, टेढ़ा तो करना ही पड़ेगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ा करना ही पड़ेगा। तो हम ये 3 स्टेज वाले प्रोग्राम में जा रहे हैं। सेकेंड स्टेज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के वो है। थर्ड स्टेज अभी डिजाइन फेज में ही चल रहा है, हो सकता है अगले 4-5 सालों में मतलब कि जो है वो पूरा हो जाए। और द मोमेंट वो हम उस स्टेज को अचीव कर लेते हैं, मान लीजिए इसको बिल्कुल मतलब कि ये अपने आप में दुनिया के लिए बहुत बड़ा अजूबा होगा। ये साइंटिफिक मार्वेल होगा कि आपने जो है थोरियम का इस्तेमाल करने वाले रिएक्टर्स अपने आप बना लिए और यू आर एबल टू यूज थोरियम एज ए न्यूक्लियर पावर सोर्स, और उससे आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। दुनिया में कोई ताकत नहीं कर पाई है। रसिया भी जो कर रहा है, एक ही रिएक्टर बना के बैठा हुआ है, वो 3 स्टेज का उनका कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ अपना ही एक प्रोग्राम है, यहाँ 3 स्टेज का है। तो जस्ट इमेजिन कर लीजिए आप। अब सेकेंड स्टेज की ब्यूटी देखिए कि जितना प्लूटोनियम उसको खाया, उसको लगा, उससे ज्यादा उसने पैदा किया, उसी को रिसाइकिल करके आप दोबारा उसमें डाल सकते हैं प्लूटोनियम को जो है यूज करने के लिए। तो उसे सेल्फ सस्टेनिंग टाइप का हो गया आपका। थर्ड स्टेज वही है, जितना यूरेनियम 233 सेकेंड स्टेज से आया उसी को हमने डाला थर्ड स्टेज में और उसके अराउंड ब्लैंकेट लगाया और उससे ज्यादा जो है हमने निकाल लिया यूरेनियम 233। तो थर्ड स्टेज भी इट्स सेल्फ सस्टेनिंग है। एक बार थर्ड स्टेज चले गए तो आपको कुछ नहीं करना हो, तो यूरेनियम 233 आपको लिया, लगाया, ब्लैंकेट उसकी चारों तरफ लगाए, थोरियम कन्वर्ट किया और फिर उसी को रिसाइकिल कर रहे हैं। तो सी द ब्यूटी, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम लोग जितना आसानी से बात कर रहे हैं 15-20 मिनट की वीडियो, नो इट इज नॉट लाइक दैट, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। और दुनिया में कभी किसी ने नहीं कर पाया है आज तक जो है, रसिया को छोड़ करके कोई नहीं कर पाया है। और हमें किसी ने मदद भी नहीं की है, हम खुद अपने आप से कर रहे हैं, खुद अपने आप से हमने सीखा है, अपने अनुभवों से सीखा है, अपने नॉलेज से सीखा है और हम लोग किए जा रहे हैं। इंडिया के बारे में चाहे जो भी लोग विचार रखते हो, लेकिन हमने कुछ चीजें ऐसी भी हासिल की है जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है और हमें इस पर गर्व करना चाहिए, बिल्कुल गर्व करना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस कि इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को विदाउट एक्सटर्नल हेल्प के, क्योंकि न्यूक्लियर कोई आप बाहर से हेल्प करता नहीं, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, ऑफ कोर्स टाइम ज्यादा लगा है, बट वी हैव रीच्ड अप टू ए सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज यदि हमने पार कर लिया, आप मान के चलिए दुनिया आपकी टेक्निकल प्रोग्रेस का की दीवानी हो जाएगी। लेट अस सी कि आगे आने वाले समय में जो है
थर्ड स्टेज भी हमारा सक्सेसफुल हो। सेकेंड स्टेज ऑलमोस्ट हो चुका है, जस्ट चालू होगा तो पता चलेगा। लेकिन चूंकि 40 ईयर से हमें 40 मेगावाट का रिएक्टर ऑलरेडी चला रहे हैं, पिछले 2070 से ही चल रहा है, 1970 के आसपास से ही चल रहा है, या 80 के आसपास है, मिड 80s में शायद आया होगा, हाँ मिड 80s या मिड 90s में, जो किस टाइम में 40 ईयर्स करीब करीब हुआ है, उसके एक्सपीरियंस हमारे पास में है। तो पूरी उम्मीद है कि ये PFWR जहाँ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो नया बन रहा है वो आपका जो है सक्सेसफुल होना चाहिए। कोर में लोडिंग वगैरह हो गई थी, हमारे प्रधानमंत्री उस समय प्रेजेंट थे पिछले साल, 1 साल पहले जो है, और अब टेस्टिंग हो रही है। उसके बाद अब उसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा, सीजन स्टार्ट करके सिंक्रोनाइज किया जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, उसके बाद सिंक्रोनाइज किया जाएगा, और लेट अस सी व्हाट हैपेंस। और इसको जो इम्प्लीमेंट कर रही है वो संस्था है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, भाविनी जिसको बोलते हैं, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भाविनी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो दोस्तों, अपने देश की जो टेक्निकल अचीवमेंट है उस पर गर्व करना चाहिए, हर भारतीय को गर्व करना चाहिए, और तभी इससे जो पॉजिटिविटी लोगों के बीच में आती है। और पॉजिटिविटी एक बार माइंड में आ जाए तो यू कैन डू वंडर्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भारत की ग्रोथ स्टोरी जो है इस तरह से चलती रहेगी, और हम इसका डिस्कशन करते रहेंगे। और इसके साथ जो है इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं, और एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। धन्यवाद।